5 to 6 होती है। अच्छा, ऑफलाइन भी बुला रही है मैम। अच्छा, तो तुम जानती हो उनका घर कहाँ पर है? अच्छा। सो अच्छा, जो बच्चे वो सारे वहाँ पे जो साइंस सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाती है, वो साइंस भी पढ़ाती हैं? ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कास्टिक सोडा की। ओके, सो कास्टिक सोडा क्या है? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कास्टिक सोडा की, डियर स्टूडेंट्स, तो कास्टिक सोडा एक सिंपल एक सोडा है, ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। एक्चुअली हमारे जो सिलेबस में कास्टिक सोडा, हमारे पास 5 तरह के सॉल्ट्स हैं। एक तो है हमारे पास कास्टिक सोडा, मतलब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 5 तरह के सॉल्ट्स हैं सिलेबस में। एक है कास्टिक सोडा, दूसरा हमारे पास है बेकिंग सोडा, तीसरा हमारे पास है वॉशिंग सोडा, फिर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, और लास्ट में हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारे पास 5 तरह के सॉल्ट्स है जिसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इन सॉल्ट्स की ज़्यादातर जो फॉर्मेशन है वो, ये तो खैर सॉल्ट नहीं है, ये तो हम बोलेंगे एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली, ठीक है। बाकी ये सब जितने भी हैं सब सॉल्ट्स ही हैं एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली इसको भी हम लोग सॉल्ट्स में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है वो सोडियम क्लोराइड से होती है, सोडियम क्लोराइड से होती है। दैट्स वाई वी स्टडी दिस वन, वी आर स्टडिंग दिस वन इन सॉल्ट्स। ओके, सो अगर हम लोग वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये ही 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से। इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन कैसे होती है? प्रिपरेशन जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जब हम लोग जो सोडियम क्लोराइड है, जो हमारा नमक होता है ना, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में। ओके, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को, जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लें, ठीक है। इफ़ यू मेक दी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब फिर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, बताऊंगा अभी आगे है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि कॉस्टिक सोडा जो है हमारे पास, ये इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, और साथ में इससे बहुत हाई वोल्टेज, मतलब बहुत हाई एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करनी पड़ती है। तुम अगर देखोगे तो यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर 4 लाख एम्पियर्स का करंट इसमें पास किया जा रहा है। इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई करंट है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट है ये, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम लोग को हाई करंट इसमें पास करना पड़ता है, ठीक है। और जब हम इसको पास करते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन देखने को मिलती है हम लोग को, मतलब सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि Na में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये जनरली पॉजिटिव, यानी सोडियम ज़्यादा पॉजिटिवली ए फैक्टर को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये नियर कैथोड आता है, नियर कैथोड, इट इज़ फॉर्म नियर कैथोड। तो ये नियर कैथोड बनेगा। हाइड्रोजन गैस जो हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, H पॉजिटिव आयंस होता है, तो वो कहाँ पर बनेगी? एट कैथोड पर बनेगा, एट कैथोड पर बनता है। और क्लोरीन गैस जो होती है वो एट एनोड पर बनती है। तो इस पर भी कई बार सवाल आ जाता है कि NaOH कहाँ बनता है, नियर एनोड की नियर कैथोड? तो नियर कैथोड बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसी के सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जब इसको पानी में मिला देते हैं हम लोग, NaCl व्हेन मिक्स विद वाटर, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ब्राइन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन, ओके।
इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. व्हाट वी कॉल्ड इट? क्लोर अल्कली प्रोसेस. व्हाई वी आर सेइंग क्लोर? क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन. ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन, क्लोरीन. और अल्कली जो है वो सॉल्युबल बेस को बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबल बेस, जो कि क्या है? NaOH. NaOH जो है कि सॉल्युबल बेस है, तो उससे ये बना है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. डू अंडरस्टैंड? समझ में आया? समझ में आया निशा? ओके, लेट्स मूव फर्दर. मेरी वॉइस तो लैग नहीं करेंगे इतनी सी भी? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एट एनोड, तो रिएक्शन सब हम लोग देखते हैं कि एनोड और कैथोड पर कैसे रिएक्शंस होती हैं. तो एक्चुअली अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि एनोड पर और कैथोड पर कैसे रिएक्शन होंगी, तो एट एनोड, एनोड पर क्या होता है? एनोड जो होती है ना, एनोड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर होती है. विदड्रॉइंग यानी निकालने वाली, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर, ओके, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है. तो क्या होता है कि जब भाई ये हमारे पास एपरेटस है, ये हमारे पास एपरेटस है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें पीछे, ये हमारे पास एपरेटस है इसमें. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड है. ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है. तो अगर मैं इसको बना के तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन को हम भर देते हैं. ओके, तो जाहिर सी बात है, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन होगा अलीशा, इसके अंदर जो आपको पता ही है कि जब हम लोग कोई भी आयनिक सब्सटेंस यानी आयनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये आयनिक है जिसपे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे पोटेशियम है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, हमारे पास बहुत है, कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, तो ये वाटर है, H पॉजिटिव OH माइनस में टूट जाता है, तो ये डिसोसिएट कर जाता है. तो जैसे ही आप NaCl को यानी नमक को इसके अंदर डालोगे, तो जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन और Cl माइनस आयन आपको मिल जाएंगे सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि वो टूट जाता है. Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन मिल गए, और साथ में आपको वाटर भी स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी तो टूटा है. तो वाटर का H पॉजिटिव और OH माइनस, वाटर का H पॉजिटिव और OH माइनस आपको मिल जाएगा. ओके, अब सपोज करो आपने इसको ऐसे जो है जोड़ दिया, यू ज्वाइन इट विद इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से आपने इसको जोड़ दिया, सॉरी हाई वोल्टेज बोल रहा हूँ, हाई करंट से. तो जैसे ही आप इसको जोड़ते हो, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है सपोज. हाँ, बैटरी, जो मतलब बैटरी तो नहीं होती, मतलब DC करंट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग. हाँ, बैटरी ही बोल सकती हो, लेकिन ये बैटरी तो इतनी जल्दी इतने लाख एम्पियर करंट तो नहीं बना सकती. सो क्योंकि इन दोनों को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड है ना, NaOH, तो बहुत इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. इनको हमें हटाना है और दूसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है. दैट्स व्हाई वी नीड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें तोड़ करके दूसरा बनाना है ना. तो एज यू नोज वेरी वेल कि हम जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. तो इनको तोड़ना है और फिर दूसरा बनाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है. क्योंकि ये, तो अब क्या होगा चाहिए, सपोज करो ये हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज रॉड, एनोड, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज रॉड, कैथोड. अब क्या होगा कि अब हमारे पास 2 आयंस है, एक हमारे पास है Na पॉजिटिव और एक हमारे पास है H पॉजिटिव, 2 है. अब इन दोनों को, एक हमारे 2 नेगेटिव आयंस है, हम एनोड की बात करते हैं, तो एट एनोड पर 2 नेगेटिव चार्ज जाएंगे. एक तो हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड आयन है और एक हमारे पास OH माइनस आयन है, ठीक है. अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जैसे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है, हम लोगों ने पढ़ा था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज थी जो हमें बताती थी कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से हमारे पास एक और सीरीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, वो ये बताती है कि अगर ये दोनों एटम्स ये दोनों आयंस अगर एक साथ एनोड पर जाते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा पहले इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो हमारे पास ये रही वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पर आप देखोगे तो OH बिल्कुल नीचे है और Cl माइनस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। अगर F माइनस आयन है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ेगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने में क्लोरीन आगे है और OH माइनस बाद में है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन जो एटम होगा Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मतलब एट एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आप देखोगे कि एट एनोड पर दो क्लोरीन आयंस जाएंगे और वो Cl2 की फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, ये क्लोरीन के एटम से जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने एक और ले रखा है तो उस पर इसलिए माइनस चार्ज हो गया और ये 8 हो गए पूरे। इसी तरह से एक और क्लोरीन का एटम जाएगा यहाँ पर, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक और ले रखा है तो 2 क्लोराइड आयन हो गए। यानी क्लोराइड आयन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन विद 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो गए। अब इनको क्या बनना है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करनी है। तो क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये दोनों आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, या मैं बोलूंगा इसके भी इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसकी भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस तरह से बन जाएगी हमारे पास क्लोरीन गैस। ये हमारे पास क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो गई। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना बेटा, वो शेयरिंग बॉन्ड होता है। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज द शेयरिंग बॉन्ड जिसमें एक एटम, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों को शेयर करके 8 कर रहे हैं पूरे। पहले थोड़ी देर में इसके भी 8 हो गए, फिर थोड़ी देर के लिए उसके भी 8 हो गए, तो इस तरह से शेयरिंग बॉन्ड हो गया। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड। तो लेकिन यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एनोड के पास जाकर के क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, तो जब ये लूज कर देंगे तो इनका जो चार्ज होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज किस वजह से, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनके पास। अब जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये ऐसी स्टेट में आ जाएंगे, ऐसी स्टेट में विदाउट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसके अब 7 इसके पास है, पहले उसके पास 8 थे, अब इसके पास 7 हो गए, इसके पास भी 8 थे पहले, अब 7 हो गए। तो अब ये 7 होने के बाद ये शेयरिंग बॉन्ड बना लेते हैं और Cl2 गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ये बाहर आ गए, मतलब निकल गए। अब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ जा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, या फिर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर हैं, विड्रॉ हो गए, तो दे विल स्टार्ट मूविंग, ये यहाँ पे जाते हैं। अब कैथोड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है, कैथोड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कैथोड जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो क्या होगा, तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो ये हमारे पास, अब कैथोड के पास कौन जाएगा, 2 नेगेटिव है हमारे पास, सॉरी 2 पॉजिटिव है, कैथोड के पास कौन जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाता है। तो एक सोडियम हमारे पास और एक हमारे पास H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब सोडियम जो है ना अपने आप में एक स्पेक्टेटर आयन है, क्योंकि सोडियम जो है इनर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है सोडियम एटम की 281, एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर आ जाता है। अब ये स्टेबल, अभी इसके पास ये जो है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है टू द नियरेस्ट नोबल गैस, तो ये बहुत स्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। वैसे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज, अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन का आयन है और एक हमारे पास सोडियम का आयन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो सबसे नीचे होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो सबसे ऊपर होगा वो पहले लूज करेगा। देखो यहाँ पर लूज करने में कौन,
कैटायन, कैटायन, हाँ कैटायंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, एनायंस लूज करते हैं। हमेशा तो नहीं, मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये भी एक एनायन है और ये भी एक एनायन है, लेकिन इनमें से सिर्फ क्लोराइड आयन ने लूज करा, हाइड्रोक्साइड आयन ने नहीं लूज करा। क्यों नहीं लूज करा? क्योंकि बिकॉज ऑफ द, हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर की वजह से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो ऑर्डर है उसके बेसिस की वजह से सोडियम आयन जो होता है वो पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नहीं लूज करता, सॉरी नहीं गेन करता, हाइड्रोजन जल्दी गेन कर लेता है। ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोजन आयन है, ये पहले गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसने गेन कर लिया। अब मतलब याद रखना, लूज करने में जो पहले है ऊपर है वो पहले लूज करेगा, और गेन करने में जो जितना नीचे होगा वो जल्दी गेन करेगा। उल्टा हिसाब है, लूज करने में जो ऊपर वो पहले लूज करेगा, और गेन करने में जो नीचे वो पहले गेन करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे है और सोडियम आयन नीचे ऊपर है। तुमने ऐसे भी देखा होगा ना कि जब तक जैसे सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर आपने 3 सब्सटेंस भर रखे, 3 कंपाउंड है इसके अंदर सपोज करो, या 3 कोई भी सब्सटेंस है। एक का बॉइलिंग टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का बॉइलिंग टेम्परेचर है 80 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, और तीसरे का बॉइलिंग टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक 70 वाला पूरा इवेपोरेट नहीं कर जाएगा, जब तक टेम्परेचर जो है वो, जब तक ये नहीं बॉईल करेगा, जब तक ये पूरा नहीं बॉईल कर जाता तब तक ये नहीं करेगा। तो वही मसला उसके साथ भी है कि जब तक हमारे पास इसके अंदर सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे, जब तक हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, जब तक सोडियम आयन विल नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन, ये गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। अब हाइड्रोजन कैसे गेन करेगा? देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे हमारे पास, क्लोरीन ने जो छोड़े थे, ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब क्या है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन विदाउट एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो एक ही लूज कर देता है तो वो H पॉजिटिव आयन बन जाता है, और वही उसका जो है हम बोलेंगे कि जब वो एक लूज कर देता है तो वो हाइड्रोजन आयन बन जाता है। अब हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोजन आयन में क्या फर्क है? हाइड्रोजन गैस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों आपस में शेयरिंग करके ऐसे हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 हाइड्रोजन आयंस जाएंगे। ये जो 2 क्लोरीन की से जो आयंस इलेक्ट्रॉन मिले थे, एक दोनों ले लेंगे, और जब ये एक दोनों ले लेंगे तो इनका चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास चार्ज क्यों था, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन वापस इनको मिल गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म दी हाइड्रोजन गैस, और इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। सो ओवरऑल रिएक्शन NaCl का इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमें बाकी क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास एक Na पॉजिटिव बच गया, क्योंकि वो नहीं गया था, उसकी जगह पर कौन गया है, उसकी जगह पर गया है हाइड्रोजन आयन, ये गया। और नेगेटिव वालों में क्लोराइड था हमारे पास और एक OH माइनस था, तो ये नहीं गया, ये गया, तो ये दोनों मिलकर के आपस में NaOH बना देते हैं। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव में बच जाता है, एक नेगेटिव में, वो दोनों मिल करके NaOH बना देंगे, ये हाइड्रोजन गैस बन गई, क्लोरीन गैस बन गई, और ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्मेशन हो जाती है। इट विल अब यहाँ पर है हमारे पास, व्हाट वुड हैपन इफ इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, अगर इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की जगह पर अगर आप सपोज करो डाइल्यूट NaCl ले लेते, तो डाइल्यूट अगर आप ले लेंगे तो उसमें क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस विल बी फॉर्म, और सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। ये बना भी तो बहुत, हाँ। और फिर दूसरा जो है वो तुम हाई क्लासेस में पढ़ोगे, कुछ और भी फंडा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड को इस्तेमाल करना है। समझ में आया? ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करते हैं, मैं भेज दूंगा, या कर ही लो, फिर तुम भूल जाओगे, करो चलो। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी? NaOH की, कि वाइट ट्रांसलूसेंट होता है। वाइट मतलब सफ़ेद, ट्रांसलूसेंट मतलब ना ही तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ना ही ओपेक होता है। जैसे चीनी का और मिश्री का क्रिस्टल होता है ना, वैसे होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 591 केल्विन, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में ठीक ठाक घुल जाता है, ठीक है। और डेलिक्यूसेंट होता है। डेलिक्यूसेंट मतलब इसको तुम ओपन एयर में रखोगे
तो ये पानी में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब यू कैप्ट इट इन दी ओपन एयर, ओपन एयर में अगर इसी क्रिस्टल को रखते हो, ठीक है, तो इट विल एब्जॉर्ब दी मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और साथ में क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब उसी में मेल्ट हो जाएगा, मतलब इट विल गेट मेल्ट, ठीक है, या गेट डिसॉल्व। मेल्ट तो वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग, डिसॉल्व, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांसमिशन डेलिक्यूसेट होता है। अगर आप इसको लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रखते हो, मतलब बहुत टाइम तक अगर आप इसको लंबे समय तक ओपन एयर में रखते हो, तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेता है और बना देता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, और प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इसकी यूजेस क्या है कि ये यूज़ किया जाता है सोप बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं, 2-4 यूजेस इसमें कई बार पूछ लेता है, एक मार्क्स में आ जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट्स, ये हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। एंड ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में ये हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका कई बार फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आपसे इसको मतलब इसका केमिकल नेम और इसका कॉमन नेम, इसका फॉर्मूला कोई भी पूछ सकता है। तो इसी पे एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन जो होती है ब्लीचिंग पाउडर की, वो कैसे होती है कि जब हम लोग स्लेग लाइम, जो स्लेग लाइम होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम, इसी को मतलब स्लेग लाइम को हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसको हम लोग स्लेग लाइम को छान लेते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते थे उसको, लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, स्लेग लाइम है। स्लेग लाइम से जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस को पास करते हैं, तो वो सिंपल बस एक ब्लीचिंग पाउडर हमें दे देता है और वाटर की फॉर्मेशन इसमें हो जाती है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रहा हमारे पास स्लेग लाइम, ठीक है, ये स्लेग लाइम है, ये कैल्शियम क्लोराइड है। ये कैसे बना, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है ना, 2 OH आयन्स है यहाँ पे, तो यही मैंने यहाँ पे बनाया कैल्शियम, और ये OH है। अब इसमें से ऐसे जब भी 2 OH आयन पास में होते हैं ना, तो उसमें से वाटर की फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली हो जाती है, बहुत जल्दी छोड़ने की कोशिश करता है। तो फॉरन से एक OH और एक इसमें से H गायब हो जाएगा, और वाटर, ये बन गया यहाँ पर वाटर। अब क्या बचता है यहाँ पे, CaO, और बाद में आकर के ये 2 क्लोरीन के एटम्स जुड़ जाते हैं। एक क्लोरीन एटम यहाँ इस वाले ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ जाएगा, और एक क्लोरीन एटम इस वाले कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये क्लोरीन एटम यहाँ पर आके जुड़ रहा है और एक क्लोरीन एटम यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, और वाटर अलग हो जाता है। इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, CaOCl और Cl, एंड दिस इज कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये बनता कैसे है, इसको हम लोग बोलते हैं हेसन। ये जो प्रोसेस है, जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जो स्लेग लाइम, सॉरी, जो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, NaOH की फॉर्मेशन जब हम लोग कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग ने पढ़ा था कि वो क्लोरो अल्कली प्रोसेस से बनता है। तो इस वाले भी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेज़न-क्लैवर प्रोसेस, हेज़न-क्लैवर, और इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं हेज़न-क्लैवर प्लांट, ठीक है। तो हेज़न-क्लैवर के नाम पर इसके प्लांट को रखा गया है, उसे हेज़न-क्लैवर प्रोसेस, जैसे वो था ना, नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है। सो हाँ, हेज़न लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेलिंग देखो, ये लिखा है हेज़न-क्लैवर, देख नहीं रहा, HASEN, हेज़न, और फिर है क्लेवर प्रोसेस, जिस प्रोसेस से बनता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हेज़न-क्लैवर प्रोसेस, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग यहाँ से इसमें ऊपर से स्लेग लाइन को डालते हैं, ठीक है, स्लेग लाइन को डालते हैं, और इसके अंदर ये रोटेटर होता है, मतलब ये घूमता है, ये रोटेटर होता है, ये जो इसके अंदर ये लगे हुए हैं इस तरह के, ये छोटे छोटे, ये घूमता है, मिक्स करता है, और नीचे से हम लोग इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं। यहाँ से हम इसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे, तो नीचे से क्लोरीन ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, क्लोरीन ऊपर तक जाती है,
और ऊपर से नीचे को कौन आ रहा है, ऊपर से नीचे को स्लेग लाइम आ रहा है, सॉरी ठीक है, तो ऊपर से नीचे को स्लेग लाइम आ रहा है, नीचे से ऊपर को क्लोरीन गैस जा रही है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है और कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये आपस में बहुत अच्छे से इंटरमिक्स हो जाता है। तो जब ये इंटरमिक्स हो जाता है तो रिजल्टेंट जो है ब्लीचिंग पाउडर वो यहाँ पे आके इसमें गिर जाएगा, और साथ में जो बाकी बचा हुआ है कोई सब्सटेंस होता है, वेस्ट गैस जो क्लोरीन जो नई यूज़ हुई है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, जो इस्तेमाल नहीं की गई वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेज़ेन-क्लेवर प्रोसेस, जिससे ये बनता है। और इसको सिंपल सा एक या दो नंबर में आ जाता है प्रिपरेशन, और इसके यूजेस पूछ लेगा आपसे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज अगर आप देखो तो येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। व्हाइट पाउडर गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल इसमें से आती है क्लोरीन की। उसके बाद जब इसको आप ओपन एयर में रखते हो तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, यानी क्या ये ब्लीचिंग पाउडर है। पहला वाला भी मैंने बताया था कि जो NaOH को अगर तुम ओपन एयर में रखोगे तो वो भी रिएक्ट करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देता था और वाटर बना देगा, ये भी वही कर रहा है। ये भी एटमॉस्फेरिक किससे रिएक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। इसमें से बहुत जल्दी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, क्लोरीन गैस की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, इसलिए हम लोग को इसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। क्लोरीन गैस की थोड़ी इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, अजीब सी, और मतलब जैसे हाँ उसका कंपोजिशन खराब हो जाएगा और वो खराब हो जाता है। इसलिए जो वो यूज़ करने भी आते हैं ना, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं फेस वगैरह पे ब्लीचिंग पाउडर, तो उस ब्लीचिंग पाउडर में भी जो है मतलब वो जो क्लोरीन होता है ना, मतलब वो अलग से हम लोग मिलाते हैं, मतलब मिला करके रखते नहीं तो ख़राब हो जाता है। वो अलग से छोटी सी डिब्बी आती है उसके साइड में, उसको मिलाते हैं उसमें पहले। तो इट इज़ अवॉइड, मतलब टू अवॉइड ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑलवेज केप्ट इन, मतलब ये चीज़ अवॉइड करने के लिए कि वो ना, तो इसलिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा ओपन एयर में रखते हैं। वी कैप्ट इट इन एयर टाइट कंटेनर में हम लोग इसको रखते हैं। द रिएक्शन, इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं। अगर आप इसको ब्लीचिंग पाउडर को एसिड से रिएक्शन कराते हो, कई दफ़ा हम लोग को क्लोरीन गैस चाहिए होती है ब्लीचिंग पाउडर से निकालने के लिए, तो हम लोग इसकी रिएक्शन एसिड से करवा देते हैं। जब हम लोग इसकी रिएक्शन एसिड से करवा देते हैं तो ये जो है, जो H2SO4 है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें पता करना हो कि सॉल्ट कौन सा बनेगा, मतलब जनरल इक्वेशन होती है कि सॉल्ट बनाएगा प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा प्लस वाटर, वाटर प्लस क्लोरीन गैस, यानी एसिड से रिएक्शन करने पर ब्लीचिंग पाउडर जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये आपको सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस आपको देता है। तो वाटर क्लोरीन गैस तो आ गया। अब सॉल्ट की प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सॉल्ट कैसे आएगा, ठीक है। तो सॉल्ट के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, आपको प्रेडिक्ट करने के लिए बड़ा आसान है। आप पहले H2SO4 लिख लीजिए, यानी जो भी एसिड है उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म लिख लीजिए। फिर इसका हमेशा मैंने बोला है कि एसिड का H छोड़ देना है और बाकी का इसमें से जो मेटल है उसको छोड़ देना, मेटल को अब ये दोनों मिलकर के जो भी फॉर्मूला बनाएंगे वही सॉल्ट बनेगा। तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। दोनों का फॉर्मूला जो है वो कैसे बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट आयन की भी वैलेंसी 2 होती है, तो ये कट जाएगा और CaSO4 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाय प्रोडक्ट में HCl मतलब वाटर और क्लोरीन गैस क्यों बनता है, कंबाइन क्यों नहीं करते बेटा, ये रिएक्शंस है ना। अब देखो कैसे होता है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जब हम लोग उससे रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी CaSO4 है हमारे पास, सॉरी CaOCl2, इसकी मैंने H2SO4 से रिएक्शन करा दी, ठीक है। अब सॉल्ट बनाने के लिए तो तुम्हें पता ही है कि ये और ये चाहिए होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो मिलके बना देंगे सॉल्ट। अब क्या है कि वाटर की फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी हो जाती है। वाटर जो है H2O मिलकर के यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो क्लोरीन गैस बच रहा है ये अलग से इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ये वजह होती है। वाटर की फॉर्मेशन आसानी से हो जाती है ना। फिर अब ये वाटर खाली हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस नहीं है ना, यहाँ पे H2 और वाटर है, सॉरी H2 और क्लोरीन गैस है, ना कि H2 और Cl2 नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुम कह सकती हो कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस था इस वाले प्रोसेस में, कि यहाँ पर HCl क्यों नहीं बना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बन रही है, यहाँ पर HCl क्यों नहीं बना। बेटा रिएक्शन की ना एंथैल्पी पर डिपेंडेंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाई है, इसने क्लोरीन गेन करके HCl गैस बनाई है। अब इन दोनों गैसेस को अगर आप UV रेस की उसमें रख दोगे तो ये दोनों HCl में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से आप इसको ट्रीट करा रहे हो। आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस में तो भाई हाइड्रोजन गैस और यही बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके और इलेक्ट्रॉन लूज करवा के आपने बनाया है इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग बात करते हैं, तो इसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्लोरीन गैस है, ब्लीचिंग पाउडर है, और ये ब्लीचिंग पाउडर जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये CaCl2 बना देगा, प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर देगा। अब क्या है कि हमारे पास CaOCl2 है हमारे पास, ठीक है, प्लस 2HCl। अब ध्यान से समझना है हम लोग को, फिर से सॉल्ट कौन सा बनेगा। मैंने बताया था कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो पहले एसिड को लिख लो, प्लस फिर उसके बाद जो भी सॉल्ट है उसको लिख लो। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो अ सॉल्ट, ओके। अब आपको क्या करना है, HCl का H छोड़ दीजिए और इसमें मेटल को छोड़ करके बाकी जो भी है उसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों से मिलकर के जो भी सॉल्ट बनेगा वो बना लीजिए। तो कैल्शियम और क्लोरीन से मिलकर के सॉल्ट बनता है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट CaCl2। तो इस तरह से हमारे पास CaCl2 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जनरल रिएक्शन तो ही कि वाटर और क्लोरीन गैस बनेगी। अच्छा, ये मेथड हम लोग कई बार यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस को निकालने के लिए। तो इससे पूरी की पूरी क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इस प्रोसेस से जो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है उसको हम लोग अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया अलीश? कोई डाउट? कॉपी करो। सो अब हमारे पास है यूजेस जो है ब्लीचिंग पाउडर के, वो यूज किया जाता है। इट इज एन स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, मतलब इन्फेक्शंस जो एजेंट्स होते हैं हमारे पास उनको किल करने के लिए, माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं उनको, जर्म्स वगैरह उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर किलिंग जर्म्स ऑफ वाटर, पानी के जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने में यूज किया जाता है। इट इज चीफली यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन को, जो कॉटन येलो या जो कॉटन आती है उसको वाइट करने में, क्योंकि कपड़े वगैरह जो बनते हैं वो सफ़ेद ही से बनते हैं तो उसको ब्लीच करने में यूज किया जाता है। कॉटन एंड लाइनन टेक्सटाइल को यूज़ किया जाता है। वुड पल्प, पेपर पल्प, एक्सेट्रा, इनको मतलब जो है ब्लीचिंग पर्पस पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, मतलब वूल जो है उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, मतलब बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है उनके मैन्युफैक्चर में या बहुत सारे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में आता है। इट इज बीइंग यूज्ड एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स, ओके। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आया?